of Byju's classes. Byju's न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व का बेहतरीन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जहां पे आपको मिलती है कोर क्वालिटी एजुकेशन विदाउट एनी मिक्सिंग। मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर एक बार फिर से आपके सामने हूं जी बायोटेक्नोलॉजी का एक और बेहतरीन सेशन लेकर के। बायोटेक्नोलॉजी यूनिट में हम पहला चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और वो पहला चैप्टर क्या था? बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, बेसिक सिद्धांत जो है या जो भी प्रक्रिया हम यूज करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में वो हमने जानी। आज जो चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं दैट इज बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। कौन कौन से अलग अलग क्षेत्रों में बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम करते हैं, फार्मास्यूटिकल्स का फील्ड हो, मेडिसिन का, एग्रीकल्चर का, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हो, तो इन सबके बारे में हम पढ़ेंगे कि भाई किस प्रकार से ये एक क्रांति के रूप में उभर के आया बायोटेक्नोलॉजी। क्या क्या फायदे हैं इसके और अगर कहीं कोई नुकसान है तो वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है जी, चलिए एक पॉजिटिव सोच, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ, एक अच्छी उम्मीद के साथ आज के इस सेशन का आगाज करते हैं। कागज कलम तैयार रखिएगा, यानी कॉपी पेन तैयार रखिएगा ताकि सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप साथ के साथ नोट करें और उन्हें रिवाइज भी करें। इजाजत है जी, चलिए बढ़ते हैं आज के इस सेशन की तरफ। थोड़ी सी जनरल बातें डिस्कस करते हैं। इसको भाग करके दिखाया गया, ठीक है जी, देख पा रहे हैं ये सभी एरियाज, राइट? क्या समस्या हमें एक मेजर समस्या फूड रिसोर्सेज को लेकर के यहाँ पे देखने को मिलती है, दैट इज विटामिन ए डेफिशिएंसी इज वाइड स्प्रेड। विटामिन ए आप जानते हैं रेटिनॉल। हम अपनी डेली डाइट में क्या क्या चीजें खाते हैं बताइए? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, नो डाउट स्मॉल अमाउंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स भी हमारी डाइट का हिस्सा होते हैं। आप चाहे एनिमल डाइट ले रहे हैं, वेज डाइट ले रहे हैं, तो बनी तो सेल से ही है, सेल हैज न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस हैज न्यूक्लिक एसिड्स, तो माइनर कंपोनेंट न्यूक्लिक एसिड्स भी है। विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर, ये तीन चीजें भी हम लेते हैं, है ना? विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर डू नॉट प्रोवाइड अस एनर्जी, राइट? विटामिन्स, फैट सॉल्युबल विटामिन्स, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स में आप पढ़ते हैं विटामिन ई, सॉल्युबल विटामिन्स में आप पढ़ते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, जो फैटी चीजों में पाया जाता है। विटामिन जो फैट सॉल्युबल है वो कौन-कौन से हैं? A, D, E and K, ये कौन से विटामिन्स हैं? These are fat soluble vitamins. Now, हम यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं विटामिन ए का। विटामिन ए का दूसरा नाम होता है बेटा रेटिनॉल। हमें क्यों चाहिए विटामिन ए? आपने अक्सर सुना होगा ना, विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाए तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। देखिए रेटिना का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा, रेटिना में रॉड्स एंड कोन्स होते हैं, मॉडिफाइड बाइपोलर न्यूरॉन्स, रॉड में रोडॉप्सिन, कोन्स में आयोडॉक्सिन। तो रोडॉप्सिन किससे बना है? रेटिनिन एंड ऑप्सिन, ऑप्सिन प्रोटीन है। तो जो रेटिनिन इज एन एल्डिहाइड डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए। तो विटामिन ए का विजन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। हेल्दी विजन के लिए विटामिन ए हमारी डाइट में जरूर होना चाहिए। रेटिना में जो रॉड्स एंड कोन्स हैं उनका जो रेटिनिन है वो विटामिन ए से बनता है। विटामिन ए स्वयं किससे बनता है? विटामिन ए बीटा कैरोटीन से बनता है, याद रखना। बीटा कैरोटीन प्रिकर्सर होता है विटामिन ए के लिए। नोट करते जाएंगे आप लोगों की बातें साथ साथ। हमारा लिवर विटामिन ए बना सकता है बीटा कैरोटीन से, याद रखिएगा। डाइट में तो लेते ही है, लिवर में भी ये काबिलियत होती है कि वो विटामिन ए बना लेता है। हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया है, ई कोलाई, स्ट्रेप्टोकोकस पिकालिस, वो भी कई तरह के विटामिन बनाते हैं। विटामिन B1, B2, B12, बायोटिन, विटामिन के। तो हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे विटामिन बनते हैं। बचपन में आप अक्सर पढ़ते हैं जैसे विटामिन डी बनता है सनलाइट से, है ना? तो फिर विटामिन ई जो विटामिन डी दैट इज कैल्सिफेरॉल, राइट? विटामिन ई इज टोकोफेरॉल। तो कहते हैं ना स्किन में विटामिन डी बन जाता है सूर्य की रोशनी से। तो केवल विटामिन डी नहीं है हमारे शरीर में बनने वाला, बैक्टीरिया भी कई तरह के विटामिन बना रहे हैं और लिवर बीटा कैरोटीन से विटामिन ए बना लेता है। ठीक है, तो विटामिन ए के बारे में काफी सारी इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बताई। विटामिन ए हेल्दी स्किन के लिए भी चाहिए, वुंड्स की रिपेयर के लिए भी चाहिए, राइट? सो स्किन को, आईज को हेल्थ रखने के विटामिन ए की जरूरत होती है। अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाए, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए रिजल्ट्स इन ड्राइंग ऑफ द कॉर्निया, ज़ेरोथेल्मिया कहते हैं, एंड इवन नाइट ब्लाइंडनेस। तो थ्रू आउट वर्ल्ड देखा गया है जहां-जहां डेवलपिंग कंट्रीज हैं भाई, वहां पे विटामिन ए की डेफिशिएंसी बड़ी वाइड स्प्रेड है। नाउ राइस, चावल जो स्टेपल फूड है, मुख्य आहार है बहुत से देशों में, गेहूं से ज्यादा चावल का इस्तेमाल होता है। जो चावल खाते हैं आमतौर पे हम व्हाइट राइस, इट लैक्स सम न्यूट्रिएंट्स, जैसे उसमें विटामिन ए नहीं होता। सो भाई दुनिया भर में बहुत से देशों में ऐसा है कि केवल जो गरीब जनता है उनका आहार जो है वो अगर सिर्फ और सिर्फ चावल नहीं है और वो उबले हुए चावल नमक के साथ या हल्की फुल्की किसी भी चीज के साथ खा रहे हैं, तो भाई उनमें विटामिन ए की डेफिशिएंसी बहुत कॉमनली देखने को मिलती है, क्योंकि विटामिन ए उनकी डाइट में जा नहीं रहा। तो वैज्ञानिकों ने सोचा भाई क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए कि इस प्रकार का चावल बनाया जाए, ऐसे राइस का उत्पादन किया जाए जिसमें नेचुरली विटामिन ए जो है वो किसी फॉर्म में प्रेजेंट हो, कि मान लो बीटा कैरोटीन की फॉर्म में तो शरीर में जाएगा तो वो विटामिन ए में बदल जाएगा। गोल्डन राइस सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब आप देखिए ये वाला नॉर्मल चावल आपको देखने को मिल रहा है, ये वाला दिख रहा है जी गोल्डन राइस, हल्का सा येलोइश है, गोल्डन से कलर का। तो ये बायोटेक्नोलॉजी का ही तो कमाल है। मैं आपको बताऊंगा एनालिसिस में कि किस प्रकार से हम बना पाए इस तरह का चावल, इस तरह के राइस। ओके, सो बायोटेक्नोलॉजी ने बहुत बड़ी क्रांति लाई है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में। ठीक है जी, एक एग्जांपल आप समझे विटामिन ए वाली। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस, नाइक्टेलोपिया भी कहते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है विटामिन ए की डेफिशिएंसी से। इसे नेक्टलोपिया भी कहते हैं। और इसके अलावा कॉर्निया भी ड्राई हो जाता है, विजन में प्रॉब्लम होती है, ज़ेरोथेल्मिया, ड्राइंग ऑफ द कॉर्निया, ज़ेरोथेल्मिया। ठीक है, स्किन भी ड्राई होने लगती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। So let's understand the applications of biotechnology. हमने गोल्डन राइस का एग्जांपल लेकर एक शुरुआत करी इस चीज को समझने की कि किस प्रकार से जो गोल्डन राइस है उसने इस समस्या को कुछ हद तक सॉल्व करा। बायोटेक्नोलॉजी में जो मेन रिसर्च के एरियाज हैं वो क्या है? नंबर 1, कैटालिस्ट प्रोडक्शन। कैटालिस्ट बनाया जाएगा। भाई क्या है ये कैटालिस्ट? अच्छा, इन जनरल आप कैटालिस्ट वर्ड का इस्तेमाल केमिस्ट्री में करते हैं ना, जैसे एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटालिस्ट्स। एंजाइम्स, मेजॉरिटी ऑफ एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस इन नेचर। सो एंजाइम्स बायोलॉजिकल कैटालिस्ट है जो किसी रिएक्शन का रेट स्पीड अप कर देते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं। सो बायोटेक्नोलॉजी में मेन रिसर्च एरिया में फोकस रहा है कैटालिस्ट प्रोडक्शन में, दैट इज फॉर्म ऑफ माइक्रोब और प्योर एंजाइम, कि किस तरह से हम प्योर एंजाइम या माइक्रोब हम बना पाए। सेकंड, क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशंस फॉर द कैटालिस्ट टू एक्ट। जो कैटालिस्ट हमने बना लिया उसके कार्य करने के लिए फेवरेबल ऑप्टिमल कंडीशंस होनी चाहिए तभी वो काम करे। और तीसरा, कैटालिस्ट प्यूरिफिकेशन बाय डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग।
याद है पिछले सेशन में डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग बताया था कि भाई उस माइक्रोब ने जो प्रोडक्ट बना लिया किस तरह से उसे आइसोलेट करना है, प्यूरिफाई करना है, पैक करना है, कमर्शियली अवेलेबल कराना है। तो ये चीजें हमने पढ़ी है ना, जब हमने पहला चैप्टर पढ़ा था प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस वाला, उसमें मैंने आपको अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग बताया था। चलो आगे बढ़ते हैं। कौन कौन से अलग अलग फील्ड्स हैं जहां बायोटेक्नोलॉजी अप्लाई होती है? बहुत सारे क्षेत्र हैं। बायो रेमिडिएशन मैं अलग कलर से हाईलाइट कर देता हूं आपके लिए, देखिएगा इधर, गौर फरमाइएगा। बायो रेमिडिएशन समझेंगे इसके बारे में। एग्रीकल्चर के क्षेत्र और बड़ी क्रांति है, इतनी सारी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आपको देखने को मिलती है। बीटी कॉटन का हम जिक्र करेंगे, राइट, बहुत इंटरेस्टिंग। फ्लेवर सेवर टोमेटो, गोल्डन राइस मैंने एक एग्जांपल बताया आपको। मेडिसिन के क्षेत्र में ट्रांसजेनिक एनिमल्स, इंटरेस्टिंग। प्रोसेस्ड फूड्स, एनर्जी प्रोडक्शन, शायद कोई क्षेत्र ऐसा बचा हो जहां बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन नहीं है ना, इंसुलिन हार्मोन प्रोडक्शन और भी कई तरह के हार्मोन्स हैं जो बनाए जाते हैं, ठीक है। सो ये अलग अलग फील्ड्स हैं जहां बायोटेक्नोलॉजी अप्लाई होता है। चलिए आज हम पढ़ते हैं बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। खेती बाड़ी में कहां इस्तेमाल हो रहा है? आप सोच रहे होंगे कि भाई बायोटेक्नोलॉजी की एग्रीकल्चर में जरूरत ही क्या है, हमारे पास ऑलरेडी भी तो ट्रेडिशनल टेक्निक्स हैं बहुत सारी। चलो इत्मीनान से समझते हैं इस चीज को कि समस्याएं क्या है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में और उनके ट्रेडिशनल समाधान क्या है हमारे पास, और बायोटेक्नोलॉजी ने हमें क्या बेहतर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करें ना। एग्रीकल्चर में लो यील्ड के जो कम उत्पाद हो रहा है, उत्पादन जो कम है, उसकी वजह क्या क्या है? आप में से बहुत से लोग हो सकते हैं ऐसे जो ऐसे परिवार से संबंधित है जहां खेती बाड़ी की जा सकती है, किसानों के परिवार से संबंधित है, तो हमने तो ये बातें प्रैक्टिकली देखी होंगी, समझी होंगी, राइट। सुन, लो क्वालिटी सीड्स, कोई भी पौधा अगर हमें अपने खेत में उगाना है, कोई फसल हमें बोनी है तो बीज चाहिए। अगर बीज अच्छी क्वालिटी के नहीं होंगे, निम्न कोटि के होंगे, अच्छी क्वालिटी के नहीं है, लो क्वालिटी है, तो उपज उस हिसाब से नहीं, फसल अच्छी नहीं हो। दूसरी समस्या कि चलो बीज तो अच्छी क्वालिटी के हैं, खेतों में फसलें लहला रही हैं, लेकिन वो क्रॉप्स जो है वो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट है। अल्टीमेटली उन क्रॉप्स का इस्तेमाल किस लिए होना है? या तो जानवरों के खाने के लिए, चारे के रूप में, या फिर इंसानों के कंज्यूम करने के लिए। और अगर उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत कम है, चाहे उपज बहुत ज्यादा है, तो भी फायदा नहीं, पॉइंट है ना, तो भी फायदा नहीं। तीसरी समस्या पेस्ट, ये तो बहुत बड़ी बड़ी भयंकर समस्या है। पेस्ट के रूप में सबसे ज्यादा तो आर्थ्रोपोड्स हैं, जिसमें इंसेक्ट्स हैं, जो कि कीड़े जो हम कहते हैं हमारी फसलों को खा जाते हैं। सो मान लो बीज अच्छी क्वालिटी का है, क्रॉप की न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बहुत ज्यादा है, परंतु उसके ऊपर कितने अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स का अटैक हो रहा है, इंसेक्ट्स हैं, नेमेटोड्स हैं, वर्म्स हैं, तो भी कोई फायदा नहीं। इन समस्याओं से हम निपटते कैसे, राइट? शुरुआत से हम कैसे निपटते आ रहे हैं देखते हैं। लो क्वालिटी सीड जब मैं कहता हूं तो इससे क्या तात्पर्य है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हो सकता है कि वो सीड्स जो है वो एनवायरमेंटल कंडीशंस के लिए रेजिस्टेंट ही नहीं है ना। एनवायरमेंटल कंडीशंस अगर अनफेवरेबल हो तो उसे टॉलरेट नहीं कर पा, है ना, तो कोई फायदा नहीं है। और मान लो वो आसानी से जर्मिनेट नहीं करते, तो भी बात ठीक नहीं, सीड क्वालिटी लो कहलाई, है ना। सो इसका समाधान क्या करें? आपने पढ़ा होगा, जब मैं जेनेटिक्स पढ़ा रहा था आपको, तब भी मैंने प्लांट ब्रीडिंग हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताया था, है ना। शुरुआत से ही इंसान की दिलचस्पी रही है इस चीज में कि वो बेहतर वैरायटीज प्रोड्यूस करे, चाहे वो अनाज की हो, चाहे फलों सब्जियों की हो, और चाहे एनिमल्स की क्यों ना, बेहतर वैरायटीज। हमने एक कैरेक्टर किसी एक प्लांट में देखा, दूसरा कैरेक्टर दूसरे में देखा, है ना। हमने चाहा कि भाई हमने क्रॉस करा के एक हाइब्रिड वैरायटी बनाई, तो ये करा है इंसान। देखते हैं, मान लीजिए एक वैरायटी है हमारे पास जो ड्रॉट टॉलरेंट है, ड्रॉट समझ, सूखा पड़ जाना, कि भाई जो कम पानी वाली कंडीशंस में भी ग्रो कर लेती है, ड्रॉट टॉलरेंस है, और दूसरी में हाई क्वालिटी सीड्स बनते हैं। तो हम इन दोनों को क्रॉस कराते हैं, ठीक है। ये क्रॉस का साइन दिख रहा है आपको, हमने क्रॉस कराया, और जो अगली जनरेशन मिली उसमें ये कैरेक्टर आ गया कि ड्रॉट टॉलरेंस भी है और हाई क्वालिटी के बीज भी बन रहे हैं। मिल गई हमें ये हाई क्वालिटी वाली वैरायटी जिसमें ड्रॉट के लिए टॉलरेंस है और बीज भी अच्छे क्वालिटी के हैं। लेकिन समस्या ये हो जाती है कि इनमें अनडिजायरेबल कैरेक्टर्स भी आ जाते हैं। ये बात हमने पढ़ी थी जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की बात करी थी कि भाई ट्रेडिशनल टेक्निक्स अपनाई जाएंगी तो अनडिजायरेबल फीचर्स भी आ जाएंगे। हाइब्रिडाइजेशन का फुल फॉर्म लिख लीजिए, ऑब्टेनिंग डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स बाय क्रॉसिंग जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट्स। जो जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट्स हैं उन्हें क्रॉस कर दीजिए और आपको डिजायरेबल कैरेक्टर्स मिल जाएंगे, राइट जी। चलो लो क्वालिटी सीड वाली समस्या का समाधान तो कर लिया। न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट क्रॉप्स, एक और समस्या, भाई खेतों में फसलें लहला रही हैं, भाई अच्छी उपज हुई है, लेकिन दो समस्याएं अभी भी हम उनसे जूझ रहे हैं। एक तो उनमें न्यूट्रिशनल वैल्यू कम है, और दूसरा जो पेस्ट्स हैं वो उनके ऊपर हमला कर रहे हैं, ये एक समस्या है ना। इनसे कैसे निपटा जा सकता है, चलो जी देखते हैं। एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। एग्रोकेमिकल मतलब केमिकल्स जो हम एग्रीकल्चर में इस्तेमाल करते हैं। हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में आपने सुना हो, खेतों में फसलों का बेहतर उत्पादन करने के लिए, उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी ज्यादा हो, तो हमने खाद का इस्तेमाल करना शुरू किया। एनपीके फर्टिलाइजर्स सुने, फर्टिलाइजर्स जो होते हैं केमिकल जिसमें यूज करते हैं, यूरिया का इस्तेमाल भी होता है। चलिए देखते हैं जी। जब हम साल दर साल उसी जमीन में फसल उगाते रहेंगे तो स्वाभाविक सी बात है मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है वो कम होने लगेगी, सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो कम होने लगेगी ना। सॉइल माइट नॉट हैव ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, या फिर ये भी हो सकता है कि उस पर्टिकुलर खेत में नेचुरली सॉइल में सारे मिनरल्स या न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट नहीं है, तो हमें आर्टिफिशियली वो चीजें ऐड करनी पड़ेंगी। नहीं तो क्या होगा, क्रॉप्स विद लो न्यूट्रिशनल वैल्यू। भाई प्लांट्स को ग्रोथ के लिए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स चाहिए, कैल्शियम चाहिए, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, है ना, ये सब चीजें चाहिए, फास्फोरस भी चाहिए। और अगर एक्चुअली मिट्टी में कम है तो फिर फसल में भी कुछ कमी आएगी, प्लांट कैसे एब्जॉर्ब कर पाएगा उसे बेहतर तरीके से। सो देयर विल बी क्रॉप्स विद अ लो न्यूट्रिशनल वैल्यू ना। किसानों ने इस्तेमाल करने शुरू करे फर्टिलाइजर्स यानी केमिकल्स दैट कंटेन एसेंशियल एलिमेंट्स फॉर द प्लांट। लेबोरेटरीज में हमने ऐसे प्रयोग करे और देखा कि अगर हम आर्टिफिशियली ये एलिमेंट्स जो है एसेंशियल एलिमेंट्स प्लांट को देते हैं, मतलब सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, जितने भी आपने पढ़े हैं माइक्रो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, सही तालमेल में बैलेंस तरीके से दे तो बड़ी अच्छी उपज, राइट। तो फर्टिलाइजर्स का दौर आया, जो खाद डाल, राइट। मैन्योर अलग चीज हो, फर्टिलाइजर अलग चीज, केमिकल्स दैट कंटेन एसेंशियल एलिमेंट्स फॉर प्लांट ग्रोथ। लेकिन एक समय के बाद ये भी समस्या बन जाए, इससे यील्ड तो बड़ी, वही क्रांति आ गई एक तरह से। ग्रीन रेवोल्यूशन का नाम सुना आपने, स्वामीनाथन जी का, नॉर्मन बॉरलॉग का सुना आपने? ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, देन देयर इज ब्लू रेवोल्यूशन, देयर इज येलो रेवोल्यूशन, देयर इज सिल्वर रेवोल्यूशन आल्सो। ये टर्म्स तीन चीजों से रिलेटेड है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो खेत में जब हमने केमिकल्स इस्तेमाल करे तो हम बेहतर तरीके से फसलें उगा पाए, लेकिन ये समय के साथ साथ समस्या बन गई हमारी। जो केमिकल्स या जो कीटनाशक हम इस्तेमाल करते हैं पेस्ट्स को मारने के लिए, आप जानते हैं एनवायरमेंट में भी उनका बड़ा बुरा असर पड़ता है और इंसानी शरीर पर भी बहुत बुरा असर है।
पहले देखते हैं कि जो पेस्ट वाली समस्या थी इसका समाधान हमने कैसे करा। राइट, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की बता दो। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर क्या है? देखिए सुनिए, पेस्ट वाली बात सुनिए, चलिए देखिए आप देख पा रहे हैं डिटेल्स। आर्थ्रोपोडा फाइलम के मेंबर्स पत्ते को खा रहे हैं। आपने कई बार टिड्डी दल के बारे में सुना होगा, लोकस जो होते हैं लाखों करोड़ों की संख्या में खेतों के ऊपर हमला करते हैं और कुछ ही समय में पूरे खेत को चक्कर जाते हैं। कई बार आप न्यूज में सुनते होंगे कि भाई लोकस्ट ने अटैक करा या टिड्डी दल आया है और उसे शोर मचा के, ढोल बजा के या थालियां बजा के या क्लैपिंग करके भगाया जा रहा है खेतों से, नॉइस है ना? कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं। सो देयर आर मेनी आर्थ्रोपोड्स एंड देयर आर मेनी नेमेटोड्स, वर्म्स व्हिच अटैक आवर क्रॉप्स। बैंगन की खेती, पर्टिकुलरली ब्रिंजल के केस में ये एक बहुत बड़ी समस्या है। देख पा रहे हैं कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये ब्रिंजल हमारे बैंगन ना। इन पेस्ट से निपटने के लिए हमने पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल करे, इंसेक्टिसाइड्स इस्तेमाल करे हमने तरह तरह के, जिससे कि पेस्ट को मर जाते हैं, परंतु वो जो हार्मफुल केमिकल सब्सटेंसेस हैं वो मिट्टी में भी गए, वो फूड में भी गए, मिट्टी में जाने के साथ साथ पानी में भी किसी न किसी तरह से वो मिक्स हो गए, हमारी फूड चेन का हिस्सा बने, नुकसान होने लगे। थ्रू इंडिया कई जगह ऐसी हैं जहां पे इन इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स की वजह से कैंसर के बहुत सारे केसेस हो। आप पंजाब के बारे में पढ़िए, बहुत सारे केसेस हो। या इवन कई घरों में ऐसा होता है कि जो कीटनाशक खेतों में इस्तेमाल करे गए, जब उनके कंटेनर्स केन जो है वो खाली हो गए, चाहे प्लास्टिक के हों या लोहे के हों, वही घर में इस्तेमाल कर लेते हैं। कभी बाथरूम में बाल्टी की तरह यूज कर लिया, या घर में कोई पालतू पशु है, गाय भैंस, तो उसे पानी पिलाने के लिए वो कंटेनर यूज कर लिया। दैट इज वेरी वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो केमिकल सब्सटेंस फूड चेन में एंटर कर जाए। अगर जानवर भी उसमें खा या पी रहा है तो उस एनिमल के मिल्क के जरिए वो इंसान के शरीर में पहुंचे। या अगर आप उस बाल्टी में उस केन में पानी भर के इस्तेमाल कर रहे हैं नहाने के लिए या किसी भी हाउस होल्ड वर्क के लिए, नेवर एवर, कभी भी नहीं करना है ऐसा। ठीक है जी, खास ध्यान रखिएगा आप इस चीज का। अगर कोई ऐसा कर रहा है आपके आसपास, आपके रिश्तेदारी में, तो प्लीज उन्हें ये चीज जरूर समझाइएगा, दिस इज वेरी हार्मफुल, कभी भी यूज नहीं करना चाहिए। राइट नाउ, ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, जैसा मैं जिक्र कर रहा था, सुनिए। इंडियन एग्रीकल्चर वाज कन्वर्टेड इनटू एन इंडस्ट्रियल सिस्टम ड्यू टू एडॉप्शन ऑफ मॉडर्न मेथड्स एंड टेक्नोलॉजी। नए तरीके, नए इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल किए गए, जैसे आपने ट्रैक्टर्स सुना है, देखे हैं, इरिगेशन के बेटर सिस्टम्स, एग्रोकेमिकल्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, तो जिसने पूरी एक क्रांति ला, खेती बाड़ी को पूरी एक इंडस्ट्री की तरह से बना दिया। राइट, और भोजन की आपूर्ति करवाई। जो केमिकल्स हैं जिनका हम जिक्र कर रहे थे, एग्रोकेमिकल्स, दे आर टू एक्सपेंसिव फॉर फार्मर्स टू अफोर्ड। देखिए हर किसान उसे अफोर्ड नहीं कर सकता, बहुत कीमती। Yield could not be increased further with existing varieties using conventional methods of agriculture. अगर conventional methods ही इस्तेमाल किए जाएंगे, right? जैसे बैल और हल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उससे उपज उस हद तक नहीं बढ़ाई जा सकती, है ना? Agrochemicals they cause environmental and health related problems. As I told you, ये chemical substances environmental balance को भी disturb करेंगे, food chain का हिस्सा बन जाएंगे, हमारे शरीर में पहुंचेंगे और बहुत नुकसानदायक साबित होंगे। So an alternative to agrochemical farming is organic farm. फिर देखा गया कि भैया ठीक है भैया, आप मत इस्तेमाल कीजिए ये यूरिया खाद, बाकी के फर्टिलाइजर्स, इनको कम से कम इस्तेमाल कीजिए तो बेहतर होगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग करी जाए। आजकल आप सुनते होंगे मार्केट में इवन ऑर्गेनिक एग्स के बारे में आपने सुना होगा, है ना? इसके अलावा ये ऑर्गेनिक पोटैटोज हैं, ये ऑर्गेनिक गोभी है, ये ऑर्गेनिक मटर है और वो कॉस्टली भी होते हैं। सो ऑर्गेनिक हम क्यों कह रहे हैं, आपको याद है स्क्रीन पे खाद दिखाई है हमने, मैन्योर्स यूज कर रहे हैं उसमें, राइट? वर्मी कंपोस्टिंग, कितनी सारी टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं। सी दीस आर द बैक्टीरिया व्हिच आर यूज्ड अलोंग विद मैन्योर एज बायोफर्टिलाइजर्स। एज़ोटोबैक्टर आपने सुना है, राइजोबियम का नाम सुना है, नॉस्टॉक, एज़ोला, ये सब नाम आप याद रखें। कौन कौन से ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम बायोफर्टिलाइजर्स इस्तेमाल कर रहे हैं और जिसमें मैन्योर के साथ साथ बैक्टीरिया यूज हुए जो सॉइल की फर्टिलिटी को एनरिच करें। राइजोबियम, देन एज़ोटोबैक्टर, नॉस्टॉक, एज़ोला, रिमेंबर दीज नेम्स, इंपॉर्टेंट। पेस्टिसाइड्स का छिड़काव हम करते जा रहे थे फसलों पे और इकोलॉजिकल बैलेंस तो डिस्टर्ब हुआ ही, वो हार्मफुल केमिकल सब्सटेंसेस हमारी फूड चेन का हिस्सा तो बने ही। इसके अलावा एक और समस्या खड़ी हो गई कि वो जो पेस्ट थे ना, उन्होंने कहा भैया ठीक है हमारे अंदर तो इसके लिए रेजिस्टेंस आ गई, अब हमें तुम्हारे इन इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सुनो मेरी बात ध्यान से, वेरिएशंस, what are variations? Small genetic differences which are found among organisms belonging to same species. मच्छरों का एग्जांपल ले लीजिए, मॉस्किटोस। एक समय था जब उन पे डीडीटी इंसेक्टिसाइड स्प्रे करते थे तो मच्छर मर जाते थे। आज ये हालत हो गई है इतने सालों बाद कि अब डीडीटी से मच्छर नहीं मर रहे। तो इसका मतलब ये नहीं कि अब वो रेजिस्टेंट हो गए, पहले नहीं थे। बेटा वेरिएशंस आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द पॉपुलेशन। आपने 1000 मॉस्किटोस के ऊपर डीडीटी स्प्रे करा, सारे के सारे नहीं मरेंगे, कोई 10 15 20 मच्छर बच जाएंगे, वो ऑलरेडी डिफरेंट है दूसरों से। यही तो नतीजा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वैरायटी वेरिएशंस। वैसे ही पेस्ट्स में भी वेरिएशन था, लंबे समय तक आप छिड़काव करते रहे तो जो रेजिस्टेंट वैरायटी पहले कम थी वो सक्सेसफुली फीड और ब्रीड करी, उसकी संख्या बढ़ा। तो इसलिए हम कहते हैं दैट द मेजर पॉपुलेशन ऑफ द पेस्ट्स हैव बिकम रेजिस्टेंट टू द पेस्टिसाइड। रेजिस्टेंट पहले भी थे पर वो कम थे संख्या में, अब वो संख्या में बहुत ज्यादा बढ़ गए। ये समस्या वही रहेगी, पेस्टिसाइड हमें वैसे भी नुकसान पहुंचा रहा है फूड चेन का हिस्सा बनके, और पेस्ट भी रेजिस्टेंट हो गए तो भाई क्या करें, है ना? लो यील्ड जो हुआ था उसके लिए हमने कुछ समाधान सोचे और उल्टे पर इतने लंबे समय बाद हम एक मुसीबत में फंस गए, है ना? तो इसका समाधान आया बायोटेक्नोलॉजी। अब हम उस मेन बात पे पहुंचे कि क्या रोल बायोटेक्नोलॉजी ने प्ले करा है इन समस्याओं से निपटने के लिए। ऐसी फसलों का उत्पादन किस प्रकार से किया गया जो हाई यील्डिंग वैरायटी हो, जिनमें न्यूट्रिशनल वैल्यू भी ज्यादा हो, जो पेस्ट्स के लिए भी रेजिस्टेंट हो। बायोटेक्नोलॉजिस्ट्स ने, वैज्ञानिकों ने कहा कि हाँ हम समाधान देंगे इस चीज का, जेनेटिकली इंजीनियर करेंगे हम ऐसी क्रॉप्स, हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी, बिकॉज़ हम एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं तो भी मैं क्रॉप्स कह रहा हूं। सो लेट्स टॉक अबाउट जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर, यानी हम डिस्कस करने जा रहे हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। देखिए जेनेटिक्स का जो बायोलॉजी, इंजीनियरिंग मिला दिया दोनों को, एक नया क्षेत्र उभर के सामने आया, दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्या है जेनेटिक इंजीनियरिंग? देखते हैं जी। बायोटेक्नोलॉजी दैट कंट्रोल्स ट्रेट्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स बाय ब्रिंगिंग डिजायरेबल चेंजेस इन देयर जेनेटिक कंपोजिशन। कोई एक ऑर्गेनिज्म है, चलो मान लीजिए प्लांट, मैं उसकी जेनेटिक मेकअप को इस प्रकार से बदलता हूं टेक्नोलॉजी के जरिए कि अब मुझे मनचाहे रिजल्ट्स मिल जाएं। मैं एक प्लांट को, मान लो कॉटन है, रुई का पौधा जो है, कपास जिसे कहते हैं कॉटन, भाई मैंने देखा कि पर्टिकुलर कीड़ा जो है, बॉल वर्म जो है, वो बड़ा नुकसान पहुंचाता है कॉटन को। मैंने अपना दिमाग लगाया कि क्यों ना मैं इस कॉटन प्लांट को जेनेटिकली इंजीनियर करके कुछ ऐसा कर दूं कि अब वो बॉल वर्म नाम का कीड़ा इसे नुकसान ना पहुंचा पाए। ठीक है, सो मैंने इस प्लांट की जेनेटिक कंपोजिशन के साथ छेड़छाड़ करी या बदलाव करा जिससे मुझे मनचाहा रिजल्ट मिला। यही क्षेत्र है जेनेटिक इंजीनियरिंग का। एक बार फिर से पढ़ो, जेनेटिक इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी है ये भी, दैट कंट्रोल्स ट्रेट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। हमने ऑर्गेनिज्म के ट्रेट को कंट्रोल करा, राइट, बाय ब्रिंगिंग डिजायरेबल चेंजेस, मन चाहे बदलाव करके उसकी जेनेटिक कंपोजिशन।
और जेनेटिक इंजीनियरिंग करने के बाद जो ऑर्गेनिज्म तैयार हुआ, चाहे प्लांट है, चाहे एनिमल है, चाहे बैक्टीरिया है, जो भी जेनेटिक इंजीनियरिंग कर देने के बाद जो तैयार हुआ वो कहलाएगा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जीएमओ। जीएमओ फुल फॉर्म जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, एक मिलता जुलता फुल फॉर्म हमने पढ़ा था ना, जीन ऑफ इंटरेस्ट, जीओआई, दिस इज जीएमओ। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग कर देने के बाद जो ऑर्गेनिज्म हमें प्राप्त हुआ दैट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। डिफाइन करें इसको, चलो जी डिफाइन कर लेते हैं। जीएमओ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ये प्लांट्स हो सकते हैं, ये बैक्टीरिया हो सकते हैं, फंजाई भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं। सो प्लांट्स भी हो सकते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड, एनिमल्स भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया भी, फंजाई, राइट, whose genes have been altered by the process of genetic engineering. Simple. Genetically modified organism वो है जिसकी जेनेटिक कंपोजिशन को, जिसके जीन्स को बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक से द्वारा हमने ऑल्टर कर दिया, बदल दिया, मॉडिफाई कर दिया। ठीक है जी, चलो अब हम देखते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी ने एग्रीकल्चर में, खेती बाड़ी में किस प्रकार से हमारी मदद करी है उन सभी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए जिनका जिक्र हम कर रहे थे कि लो यील्ड है, न्यूट्रिशनल वैल्यू कम है, पेस्ट हमारी फसलों पे हमला कर देते हैं। तो फिर बायोटेक्नोलॉजी ने कहां मदद करी है हमारी और किस प्रकार से मदद करी है? जो क्रॉप्स जेनेटिक मॉडिफिकेशन से बनते हैं दे आर कॉल्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। ठीक है जी, सच क्रॉप्स, ऐसी फसलें जो होती हैं दे आर मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेसेस, कोल्ड के लिए, ड्रॉट के लिए, सॉल्ट कंडीशंस के लिए, हीट के लिए, उनमें टॉलरेंस ज्यादा है। फायदा तो तभी है ना, एडवर्स सर्कमस्टेंसेस में भी वो बेहतर तरीके से जिंदा रह सके, राइट, अगली जनरेशन बना सके। इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमें समझना हो तो हम यही कहते हैं ना कि भाई द ऑर्गेनिज्म वेदर इट्स प्लांट और एनिमल शुड बी एबल टू सर्वाइव इन दोस कंडीशंस एंड सक्सेसफुली फीड एंड ब्रीड। तो एबायोटिक स्ट्रेसेस जो है, जो सभी प्लांट्स सहते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स उन्हें बेहतर तरीके से टॉलरेट कर पाते हैं, उनकी शक्ति बेहतर होगी। ठीक है ना, देयर विल बी रिडक्शन इन द पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। हार्वेस्टिंग जब हमने कर लिया, फसल की कटाई कर लिया, हम ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, उसमें भी कितना नुकसान है, फसल का रखरखाव भी बहुत ज्यादा चाहिए। मान लो टमाटर जैसी कोई फसल है, भाई आपने खेत से टमाटर तोड़े और ट्रकों में भरकर के आपको कई किलोमीटर दूर तक भेजने, इतनी नाजुक सी क्रॉप है ना, टमाटर कितने डेलिकेट है, वो तो उसके बाद खराब हो जाएंगे। बना सकते हैं जिनकी जो सेल्स की सेल वॉल हो वो इतनी आसानी से खराब ना हो, ये भी सोचना पड़ेगा। ऐसा हुआ है वाकई फ्लावर ना हो, ये भी सोचना पड़ेगा। ऐसा हुआ है वाकई फ्लावर, सेवर, टमेटोस जब आपको बताऊंगा उसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, इंक्रीज्ड एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेज बाय प्लांट्स। प्लांट्स मिट्टी में से पोषक तत्व लेते हैं, सूर्य की रोशनी और पानी, कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल करके भोजन तो बनाते हैं, कुछ और आवश्यक तत्व जो है मिट्टी से ले रहे हैं, बेहतर तरीके से वो अब्जॉर्प्शन करें, उनका सॉइल की फर्टिलिटी भी कम ना हो और प्लांट को भी ठीक से सब चीजें मिल जाए, है ना। एनहांस्ड न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ द फूड। नाउ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप अगर आपने राइस बनाया है और वो गोल्डन राइस है तो न्यूट्रिशनल वैल्यूज की बढ़ गई, विटामिन ए एनरिच्ड राइस जो है दैट इज गोल्डन राइस। ठीक है, रिड्यूस्ड रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड्स, पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा भी संभव है क्या बायोटेक्नोलॉजी के जरिए ऐसा पौधा बना लिया जाए, ऐसी फसल बना लिया जाए जिसे कोई कीड़ा खा ही ना पाए और अगर खाए तो कीड़ा ही मर जाए, है ना। या तो कहते हो कि नॉन पैलेटेबल है, कीड़े को पसंद ही नहीं है, उस प्लांट में से कुछ तरह के केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं कि उसके आसपास पेस्ट नहीं जाना चाहता, मैं नहीं खाऊंगा ऐसे, है ना, बड़ा गंदा लग रहा है सूंघने में, देखने में, है ना, तो पेस्ट सेज आई वांट टू स्टे अवे। दूसरा कि अगर उस पेस्ट ने उसे खाया तो खुद ही मर जाए, और अगर वो मर गया तो रिप्रोडक्शन साइकिल रुक गया ना, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, फिर जो भी पर्टिकुलर वो इंसेक्ट होगा, वर्म होगा, जो भी, यू नो। सो रिड्यूस्ड रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स का इस्तेमाल कम से कम करके हम पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स बना ले। तो ये अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स कैसे बनते हैं, राइट। चलिए हेडिंग दीजिए, बड़ी मजेदार बात है जो बताने जा रहा हूं आपको। हाउ कैन द यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी क्रिएट पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। किस प्रकार से हम ऐसा पौधा बना सकते हैं, ऐसा प्लांट बना सकते हैं जिसमें उपज तो बेहतर है ही परंतु उसे पेस्ट भी नुकसान नहीं पहुंचा रहे। दो मेन टेक्निक्स हैं इसके। जेनेटिकली मॉडिफाइड पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाने के लिए दो मेन टेक्निक्स हैं, जिसमें एक मैं डिस्कस करूंगा कि बीटी कॉटन कैसे बनाया गया। एग्जांपल लेके बता रहा हूं बीटी कॉटन का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट। क्या नाम है जी? बीटी कॉटन। एंड सेकंड, आरएनए इंटरफेरेंस बेस्ड पेस्ट रेजिस्टेंस। आरएनए का ट्रांसलेशन ना होने तो प्रोटीन ना बने तो इंटरफेयर कर दो कहीं बीच में। देखो आप जानते हैं डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। सो आरएनए अगर ट्रांसलेट ना होने दे हम तो कोई पर्टिकुलर प्रोटीन नहीं बनेगा। दैट मींस आरएनए के ट्रांसलेशन के लेवल पे भी हम कुछ बदलाव कर सकते हैं, ये भी समझेंगे। लेकिन पहले हम समझते हैं बीटी कॉटन के बारे में, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिस पे क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स किस प्रकार से हमने बनाई, बीटी कॉटन में क्या हमने प्रोसीजर यूज करा, एंड आरएनए इंटरफेरेंस बेस्ड पेस्ट रेजिस्टेंस भी हम पढ़ेंगे। सो दोनों चीजें आपने नोट करी। चलो पहले कैसे शुरू करें, बीटी कॉटन। बीटी क्या, बीटी का मतलब बायोटेक्नोलॉजी है? नहीं, यहाँ ये जो बीटी है ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, ये समझेंगे कि भाई बीटी क्यों यूज करा था, राइट। चलो बीटी कॉटन, बहुत से बच्चों ने कपास की खेती देखी होगी, लहराते हुए थे, बड़े खूबसूरत सा लगता है, बिल्कुल सफेद चादर बिछ गई है ना, कितना खूबसूरत लगता है। मैंने देखा once I went to a typical village in Punjab and I actually saw this beauty of the nature. It's beautiful, amazing. So cotton is very important crop in India. कपास जो है इसकी खेती इंडिया में की जाती है और इससे जो है कपड़ा भी बनाया जाता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री पूरी पूरी बेस्ड है। भारत जो है इसका निर्यात भी करता है कपास का, बड़ी इंपॉर्टेंट फसल है जी। ना आप देख सकते हैं कैसे होता है कॉटन का ये जो ब्लूमिंग है, ऐसे बड होती है, ये फूटते हैं और फिर उसमें से रोइंग निकलती है और फिर इसको इकट्ठा करते हैं, है ना। सो ब्लूमिंग ऑफ कॉटन यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, लेकिन इस कॉटन के साथ ना एक समस्या जुड़ी है। ये जो आपको कैटरपिलर जैसा कीड़ा दिख रहा है ना, बॉल वर्म है, दिस बॉल वर्म कॉजेस डैमेज टू कॉटन। चलिए ये तो बड़ी ही खराब बात है कि ये हमारी इस अच्छी सी फसल को नुकसान पहुंचाता है। बॉल, बी डबल है, बॉल किसको कह रहे हैं? वो जो कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें से कपास निकल रही है जिसके ब्लूमिंग से, दैट इज कॉल्ड बॉल है। ये गेंद वाला बॉल नहीं है, दैट इज बी डबल है, डबल है, राइट। इट कॉजेस डैमेज टू कॉटन। सो देख पा रहे हैं, सो कॉटन को ये डैमेज करता है। सो डैमेज टू कॉटन बॉल जो होगा वो ब्लूम नहीं करेगा, तो फिर समस्या है। चलो देखते हैं इसका क्या समाधान कर सकते हैं। वैज्ञानिकों ने एक चीज देखी, एक बात ऑब्जर्व करी कि मिट्टी में, सॉइल में एक बैक्टीरिया पाया जाता है, नाम है बैसिलस thuringiensis। बैसिलस thuringiensis, लिखिए स्पेलिंग सभी बच्चे, BACILLUS। बैसिलस जीनस से तो आप ऑलरेडी फेमिलियर हैं, बहुत बार हमने बैसिलस के बारे में पढ़ा है। बैसिलस thurin, THURIN, Giensis, GIENSIS। सो ये स्पेलिंग गड़बड़ नहीं करने हैं बेटा, बैसिलस thuringiensis। तो बैसिलस का बी लिया और thuringiensis का टी लिया तो ये कहलाता है बीटी। तो जब हम बीटी कॉटन कहते हैं ना, बीटी डज नॉट स्टैंड फॉर बायोटेक्नोलॉजी, दैट स्टैंड्स फॉर दिस बैक्टीरिया। क्या रिलेशन है इस बैक्टीरिया का, अभी समझते हैं जी। सो मैंने कहा मिट्टी में ये एक बैक्टीरिया पाया जाता है
इस बैक्टीरिया के पास अपना प्लाज्मिड है। भाई प्लाज्मिड से मिला एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है इसके पास। बैसिलस thuringiensis के पास प्लाज्मिड है और उस प्लाज्मिड में एक जीन है जिसका नाम है क्राई जीन, CRY जीन। देखो बैसिलस thuringiensis के पास जीन है CRY जीन है। चलिए लिखता हूं जी आपके लिए, जस्ट अ मिनट। बैसिलस thuringiensis के पास जीन है CRY, ऐसे छोटे अक्षरों में लिखना है CRY जीन। ये CRY की फुल फॉर्म क्या है? ये CRY एक प्रोटीन बनाया है दैट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन प्रोटीन। जीन्स दे कोड फॉर प्रोटीन्स ओनली। सो बैसिलस thuringiensis के पास एक प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड में जीन है क्राई जीन। क्राई जीन एक प्रोटीन बनाता है क्रिस्टलाइन प्रोटीन और उसी क्रिस्टलाइन प्रोटीन को एक टॉक्सिन की तरह हमने इस्तेमाल करा, राइट? वो प्रोटीन बीटी टॉक्सिन है, बैसिलस thuringiensis टॉक्सिन। ये टॉक्सिन बैक्टीरिया को खुद को क्यों नहीं मार रहा? क्योंकि बैक्टीरिया के शरीर में इनएक्टिव है। इसे एक्टिवेट करने की एक प्रक्रिया है। साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व कर लिया कि मिट्टी में पाए जाने वाले इस बैक्टीरिया के पास एक जीन है, वो जीन एक प्रोटीन बना रहा है, जो प्रोटीन एक टॉक्सिन है, परंतु वो इनएक्टिव फॉर्म में है, इसलिए बैक्टीरिया को नुकसान नहीं पहुंचा रहा। तो अगर हम कुछ ऐसा कर दें कि ये वाला जीन हम अपने कॉटन प्लांट में डाल दें, कॉटन प्लांट में ये प्रोटीन बनेगा और अगर बॉलवर्म इसे खा जाएगा तो उसके शरीर में जाके एक्टिव होगा और वो उससे मर जाए। मैं बताता हूं पूरी प्रक्रिया बनाता हूं, सब। ये जो बीटी कॉटन का हम जिक्र कर रहे हैं ना, इसमें हमने बीटी टॉक्सिन की बात की। बीटी टॉक्सिन, बैसिलस thuringiensis टॉक्सिन। बीटल्स अगर इसे खा लेंगे, टॉक्सिन अगर बीटल के शरीर में पहुंच जाए तो वो मर जाते हैं। मॉस्किटो के शरीर में पहुंच जाए वो भी मर जाएंगे। मक्खियां जो है फ्लाइज वो भी मर जाएंगी। आर्मी वर्म्स, टोबैको बर्डवर्म, ये सब आर्थ्रोपोड्स हैं, दिख रहे हैं? आर्थ्रोपोड्स जो है इनके शरीर में अगर ये चला गया टॉक्सिन तो इनके शरीर में जाने के बाद एक्टिव होगा और ये मर जाएगा ना। देखिए ये देखो टॉक्सिन ने मार डाला इन सब। Pretty serious? इसमें वर्म्स आ गए, लेपिडोप्टेरन्स जो है, ये आर्थ्रोपोड्स हैं सारे, फ्लाइज, डिप्टेरन्स एंड बीटल्स, सिलोप्टेरन्स। कोई डॉक्टर भी लिखते हैं, सिलोप्टेरा भी प्रोनाउंस कर देते हैं। सो ये जो लेपिडोप्टेरा, डिप्टेरा, ये सब क्या है? आर्थ्रोपोडा फाइलम जो है, ये सब इसी के मेंबर्स हैं, इसी के ग्रुप्स हैं। ठीक है जी? सो बीटी टॉक्सिन इन सबको मार डाला। बैसिलस thuringiensis के द्वारा बनाया गया ये क्रिस्टलाइन प्रोटीन जिसे क्राई जीन बना रहा है, ये खुद बैक्टीरिया को ही क्यों नहीं मार देता? ये बात मैंने अभी बोली। खुद बैक्टीरिया को ये इसलिए नहीं मार सकता क्योंकि बैक्टीरिया के शरीर में ये एक प्रोटॉक्सिन की फॉर्म में है, इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन। तो अब एक्टिवेट होगा तभी जाकर के फिर ये नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है जी? इसीलिए कोई इफेक्ट नहीं। देन हाउ डज दिस टॉक्सिन किल द वर्म्स? बैक्टीरिया को नहीं मारा, उसमें वो इनएक्टिव है, प्रोटॉक्सिन है। वर्म को कैसे मार दी? चलो जी देखते हैं। इधर देखिए, इनएक्टिव बीटी टॉक्सिन जब वर्म के शरीर में गया, मान लो हमने मिट्टी खा ली, उस वर्म ने मिट्टी खाई और वो बैक्टीरिया के शरीर में गया, टॉक्सिन गया, तो वर्म्स की जो गट है, मिड गट होती है ना, आपने पढ़ा होगा, कॉकरोच ये तो एक इंसेक्ट है, डाइजेस्टिव सिस्टम में 4 गट, मिड गट, हाइंड गट। सो मिड गट का जो अल्कलाइन पीएच है, इंसेक्ट की इंटेस्टाइन में अल्कलाइन पीएच मिलने पर वो टॉक्सिन कहता है मैं एक्टिव हो जाऊंगा। टॉक्सिन एक्टिव हो गया तो प्रोटॉक्सिन को एक्टिव टॉक्सिन में बदलने की कंडीशन थी कि इंसेक्ट के शरीर में जाए, इंसेक्ट की इंटेस्टाइन में मिड गट में अल्कलाइन पीएच से एक्टिव कर देगा और वो क्रिस्टलाइन टॉक्सिन डिसॉल्व होकर उस वर्म को किल कर देगा। मिड गट की जो इंटेस्टाइनल लाइनिंग के जो सेल्स है वहां पे पोर्स कर देगा, छेद कर देगा, लाइसिस होगा, सेल्स मर जाएंगे और वर्म मर जाएगा बेचारा। ठीक है? साइंटिस्ट ने ये बात ऑब्जर्व करी तो उन्हें लगा कि ये अच्छी बात, अगर ये वर्म इस तरीके से मर सकता है तो ये जीन किसी तरह प्लांट में पहुंचा दो, बीटी कॉटन बना दो, और अगर वो वर्म कॉटन वाले प्लांट पे हमला करेगा, उसे खाने आएगा, जैसे प्लांट सेल को खाएगा, वो इनएक्टिव प्रोटीन शरीर में पहुंचा, एक्टिवेट हुआ और वो मर जाएगा। दैट इज वेरी गुड। चलो जी देखते हैं हमने कैसे करा। आइडिया मिल गया यहाँ से? आइडिया क्या मिला? देखो, कॉटन प्लांट का दुश्मन है ये वर्म और इस वर्म का दुश्मन है ये बैक्टीरिया। मान लीजिए मैं कॉटन प्लांट हूं और ये है वर्म, ये मेरा दुश्मन है, ये बैक्टीरिया है, ये इसका दुश्मन है। सो दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो गया ना, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उस बैक्टीरिया को अपना दोस्त बना लूं, भैया तो मेरे पास आ जा, जब ये वर्म मुझे खाने आएगा तो ये मर जाएगा। करेक्ट? ठीक है जी? तो मैंने दिखाया कि कॉटन प्लांट के लिए दोस्त के रूप में साबित हुआ ये बैक्टीरिया। एनिमी ऑफ माय एनिमी इज माय फ्रेंड, ये कहावत आपने सुनी हुई है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो जाता है। ठीक है जी? सो एक्सप्लोरिंग दिस इंफॉर्मेशन, बायोलॉजिस्ट दे थॉट अ यूनिक आइडिया ऑफ मेकिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड पेस्ट रेजिस्टेंट कॉटन प्लांट्स। उन्होंने कहा, साइंटिस्ट ने कहा कि हम जेनेटिक मॉडिफिकेशन करके पेस्ट रेजिस्टेंट कॉटन प्लांट्स बना सकते हैं और हमने सक्सेसफुली बनाए। देखो भाई कैसे बनाए। बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया का प्लाज्मिड में जो क्राई जीन है, हमें उसे किसी तरह प्लांट के डीएनए के साथ जो वेक्टर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, है ना? पहले ये क्राई जीन काटना पड़ेगा यहाँ, तब वो अल्टीमेटली जाके प्लांट के डीएनए में जाएगा। देखो कैसे करना हमने। सो क्राई जीन, अब वो सब बातें हमने पढ़ी है, कैसे आइडेंटिफिकेशन ऑफ द जीन, आइसोलेशन ऑफ द जीन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, सारी टेक्निक्स हम जानते हैं कि किस प्रकार से हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लेते हैं, है ना? सो प्लांट के डीएनए के साथ जब वो क्राई जीन जुड़ जाएगा तो हम जानते हैं कि प्लांट का वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए खुद टॉक्सिन बनाने लग जाएगा और वो इनएक्टिव होगा प्लांट में, है ना? प्रोटॉक्सिन होगा तो प्लांट को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, जब वो कीड़ा वो वर्म आकर के प्लांट को खाएगा तो उसे नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है जी? राइट? नाउ एक बात, सो मैंने पहले बताई थी बात, डज द बीटी इन बीटी कॉटन मींस बायोटेक्नोलॉजी? This capital B small t means biotechnology? No. देखो जी, हम कह रहे नहीं, no. BT means Bacillus thuringiensis. Oh no, this makes me cry. इसका नाम सुनते ही मुझे रोना आ जाता है। ठीक है? बहुत लोग कह रहे हैं कि Bacillus thuringiensis तो मेरा दुश्मन है, इसका क्राई जीन ऐसा प्रोटीन बना है जिसे मैंने खा लिया तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है जी? ठीक है जी? राइट? सो ये हमारा BT कॉटन प्लांट है। BT कॉटन प्लांट जो है, इसको ये रहे इसके कॉटन बॉल्स और ये रहा वर्म। इस पर मैं इसे खा जाऊं, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, पर नहीं, इसे खाना बड़ा ही नुकसानदायक साबित होगा। वो इनएक्टिव बीटी टॉक्सिन जब उस बॉल वर्म के शरीर में गया, यहाँ पे हमने ये स्क्वायर बना गया, यहाँ पे हमने ये स्क्वायर बना के आपको दिखाया, इनएक्टिव रेड कलर में एक्टिव हो, वहां पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट, मिड गट में पहुंच गया, इंसेक्ट की मिड गट में पहुंचा, इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन एक्टिवेट हुआ अल्कलाइन मीडियम में, अपने रिसेप्टर के साथ जुड़ा, सेल्स का लाइसिस हुआ, टॉक्सिन इज एक्टिवेटेड एंड इट मेक्स होल्स इन द गट, होल्स हो गए गट, छेद हो गए, राइट? मर जाएगा वो। फिर से दिखा दीजिए, चलो फिर से देखिए एक बार, इधर देखिए, सी जैसे दिस इज आवर बीटी कॉटन प्लांट, कॉटन बॉल, वर्म किल होगा। वर्म किल कैसे होगा जी? देखते हैं एक बार, इधर देखिए कैसे ये वर्म किल होगा। अंडरस्टैंड अगेन इस ब्यूटीफुल स्लाइड के जरिए हम समझते हैं। इनएक्टिव बीटी टॉक्सिन जब उसके शरीर में पहुंचा, इनएक्टिव बीटी टॉक्सिन अल्कलाइन मीडियम में एक्टिवेट हुआ, रिसेप्टर्स के साथ जुड़ा, छेद हो गए इंटेस्टाइन में, एंड द टॉक्सिन व्हिच इज एक्टिव इज नाउ किलिंग दी वर्म। ये हमारा वर्म किल हो गया, मर गया, राइट?
ना एक चीज और सुनिएगा, जो क्राई जीन की हम बात कर रहे हैं पैसिव स्टूडेंट क्राई जीन की बात हो रही थी, ये कई तरह के देयर इज CRY1AC, CRY2AB, CRY1AB। जो CRY1AB है ये कॉर्न बोरर जो है बेबी पेस्ट है, और CR1AC एंड CR2AB कॉटन हॉर्मोन। सो उस बैक्टीरिया के बैसिलस के जो प्लाज्मिड में ये अलग अलग जीन्स है और अलग अलग तरह के पेस्ट के लिए इफेक्टिव। समझ आया जी? ना जो हम बात कर रहे हैं बीटी कॉटन, ये इंडिया में भी उपलब्ध है, ठीक है, लगभग सन 2004 के करीब की बात है। और इसके अलावा हमने इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए बीटी सोयाबीन, बीटी ब्रिंजल, देन बीटी राइस, बीटी पोटैटो, बीटी टोमेटो भी बनाए। सो है ना ये इंटरेस्टिंग बात? बायोटेक्नोलॉजी ने देखो कितनी बड़ी क्रांति ला दी कि अब आपको इसकी फसल को या उसके अलावा ये सोयाबीन, टमाटर, कॉर्न, ब्रिंजल, राइस, पोटैटो, इनको पेस्टिसाइड्स इनके ऊपर डालने की जरूरत नहीं। हमने ऐसी तकनीक बना दी है, नेचुरली ही ये प्लांट्स रेजिस्टेंट है उनके। पता है इस बात का कभी कोई लंबे समय में नुकसान हो सकता है? सोचिएगा इस बात को। क्यों इतनी ज्यादा डिबेटेबल हो जाती है बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं, लंबे समय में क्या ये नुकसानदायक साबित हो सकते हैं या नहीं, इस पर भी विचार कीजिएगा, हम डिस्कस करेंगे आने वाले सेशंस में। राइट, सो मैं आपको बता रहा था जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की एग्जांपल्स, जिसमें बीटी कॉटन और दूसरा है आरएनए इंटरफेरेंस बेस्ड पेस्ट रेजिस्टेंस। तो ये आरएनए बेस्ड इंटरफेरेंस पेस्ट रेजिस्टेंस जो है, राइट जी, आरएनए इंटरफेरेंस बेस्ड पेस्ट रेजिस्टेंस हम अगली क्लासेस में पढ़ेंगे। सो आज के इस सेशन के लिए इतना ही। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। बहुत सारी नई बातें आपको सीखने को मिली और वाकई इंटरेस्ट आ रहा होगा कि जो इतने प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस हमने पढ़े हैं बायोटेक्नोलॉजी के, वो प्रैक्टिकली इस्तेमाल कहां होते हैं। और भी कई इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स हैं, अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर आपको नमस्कार कहता हूं, ढेरों गुड विशेष देता हूं। नोट्स जो आपने बनाए हैं उन्हें रिवाइज जरूर कीजिएगा।